दोस्तों, क्या हुआ जब पड़ोसी ने अकेली रहने वाली महिला को रोज परेशान किया और रात में उसके दरवाजे पर खटखटाता रहा और मौका देखकर रात में उसके घर में घुसकर किया बलात्कार। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। नीला देवी की उम्र कोई 42 बरस की रही होगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देख चुकी थीं। पति की असमय मृत्यु के बाद वह अपने मायके लौटना नहीं चाहती थीं। उन्होंने ठान लिया था कि पति के बनाए इस छोटे से घर और उसकी यादों के बीच ही जीवन बिताएंगी। उनका एक बेटा था जो नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। बेटा फोन पर हालचाल ले लेता, कभी कभी पैसे भी भेज देता, लेकिन रोजमर्रा की जिम्मेदारियां और रात की नीरवता उन्हें ही झेलनी पड़ती थी। गांव की गलियों में लोग उन्हें अकेली औरत कहकर पुकारते। कोई सहानुभूति जताता, कोई ताने कसता, पर नीला देवी ने अपने लिए एक ढर्रा बना लिया था। सुबह उठकर घर के आंगन में तुलसी को पानी देती, फिर रसोई में चाय बनाती और खेत की मेड़ तक घूमने चली जाती। घर छोटा सही मगर सलीकेदार था, लेकिन इंसानी दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते। नीला देवी के घर के बगल में रामबली नाम का एक आदमी रहता था। उम्र कोई 50 की रही होगी, पर शराब की लत और बदजुबानी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसका परिवार गांव से बाहर चला गया था, बस वही अकेला बचा था। शायद इसी अकेलेपन ने उसके भीतर कड़वाहट और वहशीपन भर दिया था। शुरुआत में नीला देवी ने गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे रामबली की निगाहें उन पर ठहरने लगीं। जब भी वह आंगन में कपड़े सुखाती, वह गली से गुजरते हुए नजरें गड़ाए खड़ा हो जाता। कई बार हंसी ठिठोली के बहाने उन्हें चुभती बातें कह देता। अरे भौजी, अकेली जिंदगी बड़ी मुश्किल है, कोई सहारा हो तो बात ही कुछ और हो जाए। नीला देवी को ऐसी बातें सुनकर गुस्सा तो आता, मगर वह चुप रह जाती। उनके मन में यह डर था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो गांव में और बातें फैलेंगी, लोग उन्हें ही दोष देंगे। यही डर और समाज की बंदिशें उनके होंठ सील देतीं। दिन बीतते बीतते हालात बिगड़ते गए। रात के समय जब सारा गांव सो जाता, तब रामबली अक्सर उनके दरवाजे पर खटखटाने लगता, कभी धीरे धीरे, कभी जोर से। नीला देवी डर जाती और भीतर से दरवाजा कसकर बंद कर लेती। सांस रोककर अंधेरे में बैठी रहती कि कहीं दरवाजा न टूट जाए। कई रातें तो उन्होंने बत्ती बुझाकर कोने में दुबककर काटी। गांव के कुछ लोगों को यह बात मालूम भी थी, पर कोई खुलकर सामने नहीं आया। सबको लगता, अरे ये औरत की समस्या है, हम क्यों पचड़े में पड़े। समाज का यह बेरुखापन नीला देवी के लिए और भी घातक था। धीरे धीरे यह खटखटाहट और छींटाकशी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को निगलने लगी। दिन में भी उन्हें चैन नहीं मिलता। खेत की मेड़ पर जाते समय भी उन्हें लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। कुएं से पानी भरते समय पीछे से आवाज आती, भौजी पानी भारी होता है, मदद कर दूं? और नीला देवी बिना जवाब दिए जल्दी जल्दी घर लौट आती। उनके भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक ओर डर और असुरक्षा, दूसरी ओर समाज की बंदिशें और बेटे को चिंता न देने की जिम्मेदारी। वह चाहकर भी पुलिस या पंचायत में नहीं जा पाती। कहीं यह खबर बेटे तक पहुंच गई तो उसका मन टूट जाएगा, यह सोचकर वह चुप रह जाती। लेकिन चुप्पी ने रामबली को और दुस्साहसी बना दिया। उसने यह मान लिया कि नीला देवी का अकेलापन उसकी मंजूरी है। इस सोच ने उसके मन में जहर घोल दिया। एक रात तो हद ही हो गई। नीला देवी दरवाजे के पास खड़ी थीं कि अचानक जोर की खटखटाहट हुई। रामबली की आवाज आई, दरवाजा खोलो भौजी। उन्होंने दरवाजा और कसकर बंद कर लिया। वह चिल्लाईं, जाओ यहां से, वरना शोर मचा दूंगी। रामबली हंसने लगा, अरे भौजी, शोर मचाओगी तो गांव वाले कहेंगे रात बिरात तुम किससे मिलने लगी, सोच लो। उसकी यह बात नीला देवी के लिए किसी हथियार से कम न थी। वह पीछे हट गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो पाया कि चेहरा थका हुआ और आंखें सूजी हुई थीं। भीतर का डर बाहर झलकने लगा था। वह सोचने लगीं, कब तक सहूंगी? क्या कभी कोई मेरी बात सुनेगा? क्या सच में मेरी चुप्पी ही मेरी कैद बन जाएगी?
उनका यह प्रश्न हवा में गूंजता रहा। रात की खामोशी किसी भी औरत के लिए सुकून ला सकती थी, मगर नीला देवी के लिए यह खामोशी अब भय का प्रतीक बन चुकी थी। दिन भर खेतों में काम करने और घर संभालने के बाद जब वह थकी हारी चारपाई पर बैठतीं, तो उनके कान दरवाजे की आहटों पर टिके रहते। जैसे ही हवा का झोंका सरसराता, उन्हें लगता कोई फिर आ गया है। रामबली की खटखटाहट अब लगातार होने लगी थी। कभी वह दरवाजे पर पत्थर मारता, कभी खिड़की से झांकने की कोशिश करता। कई बार वह शराब पीकर लौटता और गली में ऊंची आवाज में गाली गलौज करता। उसके शब्द सिर्फ अपमान नहीं थे, बल्कि धमकी भी थे। भौजी, ज्यादा अकड़ दिखाओगी तो गांव वालों को बता दूंगा कि रात बेरात तुम मुझे बुलाती हो। नीला देवी का कलेजा कांप उठता। उन्हें लगता यह आदमी सिर्फ परेशान करने पर नहीं रुका, यह अब उन्हें बर्बाद करने की ठान चुका है। दिन के समय भी अब हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगे। खेत में काम करते समय रामबली अचानक आ धमकता और बेमतलब की बातें करने लगता। अरे, अकेली औरत खेती कैसे संभाल लेती है? कोई मददगार चाहिए तो बता देना। वह हंसता, पर उसकी आंखों में जो प्यास थी वह नीला देवी के मन को झकझोर देती। गांव के लोग सब देख रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं उठाता, बल्कि कुछ तो ताने मारते। नीला, अब अकेले रहोगी तो ऐसा तो होगा ही। औरत अकेली रहेगी तो शक भी होगा, परेशानी भी होगी। ये ताने उन्हें और भी गहरे गड्ढे में धकेल देते। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रामबली ने दिन दहाड़े उनकी चौखट पर बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। नीला देवी ने साहस जुटाकर कहा, यहां से उठ जाओ रामबली, यह मेरा घर है। रामबली मुस्कुराया और बोला, घर तो है भौजी, पर दीवारें कब तक बचा पाएंगी? दरवाजे आखिर कब तक बंद रहेंगे? उसके ये शब्द बाण की तरह उनके दिल में धंस गए। उन्होंने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, मगर भीतर का डर और गहरा हो गया। रातें और भी लंबी हो चली थीं। कई बार नीला देवी चारपाई से उतरकर आंगन में बैठ जातीं, हाथ में लाठी थाम लेतीं और दरवाजे पर निगाहें गड़ाए रखतीं, पर अकेलेपन का बोझ उनकी हिम्मत तोड़ देता। आंखें नम हो जातीं और वह सोचने लगतीं, काश पति जिंदा होते या बेटा पास होता। उनकी हालत अब बीमारी की ओर बढ़ने लगी। भूख कम हो गई, नींद उड़ गई, चेहरे पर थकान और आंखों में भय साफ दिखने लगा। मगर उन्होंने बेटे को फोन पर कभी सच्चाई नहीं बताई। मैं ठीक हूं बेटा, तू काम पर ध्यान दे, वह यही कहती, जबकि अंदर से टूटी हुई होती। एक रात रामबली ने हद पार कर दी। वह नशे में धुत होकर आया और दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। नीला देवी भीतर से चिल्लाईं, भाग जा यहां से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। रामबली ठहाका मारकर बोला, पुलिस? हा हा हा, पुलिस भी तो मेरे जैसे ही आदमी हैं। और फिर गांव में सब तुझे ही दोष देंगे। कहेंगे रात को दरवाजा क्यों खुला था, क्यों अकेली रहती है। उसकी बातों ने नीला देवी की आत्मा तक को झकझोर दिया। वह कांपती हुई चारपाई पर बैठ गईं। पूरी रात आंखों में ही गुजरी। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगी। वह पंचायत के किसी भरोसेमंद बुजुर्ग के पास जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलीं, गली में खड़े लोगों की निगाहें उन्हें चीरने लगीं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। यह देखकर उनका मन फिर बैठ गया। वह समझ गईं कि अगर उन्होंने पंचायत में बात रखी तो उल्टा उन्हें ही बदनाम कर दिया जाएगा। दिन प्रतिदिन डर की दीवारें ऊंची होती जा रही थीं। नीला देवी अपने ही घर में कैद हो चुकी थीं। बाहर जाने से डरतीं, पड़ोसियों से बात करने से डरतीं, यहां तक कि रात को सांस लेने से भी डर लगता। उन्हें लगता कि कहीं यह आवाज रामबली को न जगा दे। उनके भीतर अब दो भाव उभरने लगे थे, एक तरफ भय और निराशा, दूसरी तरफ गहरी खामोश नफरत। वह खुद से कहतीं, यह आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कब तक मैं सहती रहूंगी। लेकिन अगले ही पल बेटा, समाज और अपनी लाचारी याद आती और वह फिर चुप हो जाती। रामबली को यह चुप्पी और भी साहस दे रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर अपनी हवस पूरी करेगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और इरादों की परछाइयां साफ दिखने लगी थीं। नीला देवी को यह अंदेशा हो चला था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा और भयानक घटने वाला है। गांव के आसमान पर उस रात चांद पूरा था, लेकिन नीला देवी के मन में घुप्प अंधेरा पसरा हुआ था। दिन भर बेचैनी ने उन्हें जकड़े रखा था।
खेत पर गईं तो लगा कोई पीछा कर रहा है। कुएं पर पानी भरने पहुंची तो लगा कोई ताक रहा है। घर लौटी तो जैसे पूरा माहौल बोझिल हो गया। उन्होंने दरवाजा अंदर से कसकर बंद किया, खिड़कियों की कुंडी जांच ली और लाठी को चारपाई के पास रख लिया। मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, आज की रात शांति से बीत जाए। लेकिन शांति उनके हिस्से कहां लिखी थी। आधी रात का समय था। अचानक गली से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर किसी के लड़खड़ाते कदमों की धप-धप सुनाई दी। नीला देवी का दिल बैठ गया। वही आ रहा था। फौजी, आवाज गूंजी। रामबली था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शायद शराब के नशे में डूबा हुआ था। धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई, पहले हल्की फिर तेज। दरवाजा खोलो भौजी, आज तो बात करनी ही पड़ेगी। नीला देवी कांपते हाथों से दरवाजा और कसकर पकड़े रहीं। भीतर से चिल्लाईं, चले जाओ यहां से वरना शोर मचा दूंगी। रामबली ठहाका मारकर बोला, शोर मचाओगी? कौन सुनेगा? सब तो समझेंगे रात में किसे बुला रखा है। यह कहकर उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। लकड़ी की पट्टियां चरमराईं। नीला देवी चीख पड़ी और लाठी उठा ली। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को थामने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली और नाजुक औरत कितनी देर रोक पाती। अचानक एक और जोरदार धक्का लगा और दरवाजा आधा खुल गया। नीला देवी पीछे गिर पड़ी। रामबली भीतर घुस आया। उसके चेहरे पर नशे की धुंध और हवस की चमक थी। अब कहां भागोगी भौजी? उसने हंसते हुए कहा। नीला देवी ने लाठी उठाकर पूरी ताकत से वार किया। लाठी उसके कंधे पर लगी, पर वह चीखने की बजाय और भड़क गया। अरे, औरत होकर मुझ पर हाथ उठाती है। उसने लाठी झपटकर छीन ली और जमीन पर फेंक दी। अब नीला देवी बिल्कुल असहाय थीं। उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, पर रामबली ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। उसने झपटकर नीला देवी को पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे, पाप लगेगा। नीला देवी रोती हुई बोली, लेकिन नशे और हवस से अंधे आदमी के कानों पर उनकी विनती का कोई असर न हुआ। उसकी पकड़ कसती चली गई। नीला देवी चीखती रहीं, छटपटाती रहीं, मगर उनकी आवाजें चारदीवारी से टकराकर रह गईं। गांव की खामोशी में कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात नीला देवी का सबसे बड़ा भय सच हो गया। उनकी देह टूट गई, आत्मा छलनी हो गई और मन पर ऐसा बोझ पड़ा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रामबली जैसे अपनी जीत पर गर्व करता हुआ घर से निकल गया। जाते जाते वह दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, अगर जुबान खोली तो पूरा गांव तुझे ही बदनाम करेगा, सोच लेना। उसके कदमों की धप धप दूर जाती रही और नीला देवी वहीं जमीन पर ढह गईं। आसमान में चांद अब भी चमक रहा था, लेकिन उनके लिए रात अंधेरी और लंबी हो चुकी थी। वह पूरी रात सुबकती रहीं। मन बार बार सवाल करता, क्या मेरी चुप्पी ने ही मुझे इस दिन तक पहुंचाया? किससे कहूं? कौन विश्वास करेगा? सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने आईना देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं और आत्मा जैसे टूटकर बिखर चुकी थी। लेकिन उस टूटन के बीच कहीं एक चिंगारी भी थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब और चुप नहीं रहूंगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे इस जुल्म का जवाब देना ही होगा। सुबह का सूरज निकला तो गांव की गलियां रोज की तरह जागने लगीं। कोई कुएं पर पानी भरने गया, कोई खेत की ओर निकल पड़ा, मगर नीला देवी का घर मानो श्मशान सा सन्नाटा ओढ़े बैठा था। नीला देवी चारपाई पर पड़ी थीं। शरीर में दर्द था, आत्मा कराह रही थी। बार बार रात की वह घटना उनकी आंखों के सामने घूम जाती। दरवाजा टूटना, रामबली का शैतानी चेहरा, उनकी चीखें और फिर वह बोझिल खामोशी। उन्होंने कई बार सोचा कि उठकर दरवाजा खोल दें और बाहर निकलकर किसी को सब सच बता दें, मगर कदम जैसे जकड़ गए थे। मन में डर गूंजता, अगर सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया तो? अगर उन्होंने कह दिया कि रात में दरवाजा क्यों खुला था, अकेली औरत थी, तो चरित्रहीन होगी ही। उनके मन का यह भय गांव की मानसिकता से पैदा हुआ था। यहां कई बार पीड़िता ही दोषी ठहरा दी जाती थी। दिन ढलता गया। वह बिना कुछ खाए पिए वैसे ही पड़ी रहीं। जब बेटा फोन करता तो उन्होंने झूठ बोल दिया, मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूं। आवाज भारी थी, पर बेटे ने गहराई से पूछताछ नहीं की। नीला देवी ने चैन की सांस ली। वह नहीं चाहती थीं कि उसका मन दुखी हो।
अगले दिन वह आंगन में बैठी थीं कि दो तीन औरतें पानी भरने के बहाने उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। एक ने फुसफुसाकर कहा, सुना है कल रात तेरे घर कोई गया था? दूसरी ने आंख दबाकर कहा, देखो देखो, अकेली औरत, अब ये सब तो होगा ही। उनकी बातें नीला देवी के कानों में तेज धार वाले हथियार की तरह चुभीं। उनका चेहरा लाल हो गया, मगर आंसू अंदर ही दबा लिए। वह जान गईं कि रामबली की धमकी सच हो रही है। लोग उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रात को नीला देवी ने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था? क्यों मुझे ही अकेला छोड़ दिया? क्या इंसाफ कभी मिलेगा? उसी समय भीतर से एक आवाज आई, अगर तू चुप रही तो रामबली और भी औरतों को सताएगा। तेरी चुप्पी ही उसे ताकत दे रही है। उठ, खड़ी हो और न्याय मांग। यह विचार किसी चिंगारी की तरह उनके मन में जल उठा। अगले दिन वह साहस जुटाकर पंचायत भवन की ओर गईं, पर जैसे ही चौपाल में कदम रखा, वहां बैठे लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। किसी ने कहा, अरे यह तो नीला है, सुना है इसके घर कल रात कोई गया था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ये बातें औरतें खुद बुलाती हैं, फिर रोती हैं। उनकी हिम्मत वहीं डगमगा गई। पैर भारी हो गए और वह बिना कुछ कहे वापस लौट आईं। घर लौटकर वह फूट फूट कर रो पड़ीं। उन्हें लगा मानो दुनिया की हर दीवार उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। मगर फिर वही चिंगारी भीतर से उठी, नहीं, अब पीछे नहीं हट सकती। चाहे पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, मुझे अपनी इज्जत और न्याय के लिए लड़ना ही होगा। उन्होंने तय कर लिया कि सीधे पुलिस थाने जाएंगी, लेकिन पुलिस के नाम पर भी मन में शंका थी। अक्सर सुना था कि पुलिस वाले पीड़िता से उल्टे सवाल करते हैं, उसे ही दोषी ठहराते हैं। इन्हीं ऊहापोह के बीच कई दिन बीत गए। इस दौरान रामबली और भी बेखौफ हो गया। वह गली में खड़ा होकर इशारे करता, गंदे मजाक करता, कभी जोर से चिल्लाकर कहता, फौजी, अब तो तू मेरी हो चुकी है, छुपाने से क्या होगा। उसकी बातें नीला देवी के जले घावों पर नमक छिड़क देतीं, मगर इस बार उन्होंने ठान लिया था कि अब वे टूटेंगी नहीं। उन्होंने कागज और कलम निकाली और उस रात की पूरी घटना लिख डाली, दरवाजा टूटने से लेकर रामबली की धमकी तक। अगर मैं बोल न पाऊं तो यह कागज सच बोलेगा। उन्होंने सबूत के लिए टूटा दरवाजा और फेंकी हुई लाठी भी संभाल कर रख ली। अब उनके मन में डर की जगह धीरे धीरे दृढ़ता घर करने लगी थी। आंखों में आंसू थे, पर उनमें अब एक आग भी थी। उस रात उन्होंने पहली बार चैन की नींद ली। भीतर से आवाज आई, अब तू अकेली नहीं है, सच तेरे साथ है। सुबह का सूरज लालिमा बिखेर रहा था। नीला देवी चारपाई से उठीं तो चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक नई दृढ़ता भी थी। उन्होंने खुद से कहा, आज जो होगा देखा जाएगा, अब चुप नहीं रहूंगी। उन्होंने दरवाजा कसकर बंद किया और सीधे थाने की ओर चल दी। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें देखा। कुछ ने कानाफूसी की, कुछ ने ताने कसे। अरे देखो, नीला जा रही है थाने की ओर। अब सब समझ आ गया। उनके कानों में ये शब्द तीर की तरह चुभे, मगर उन्होंने कदम नहीं रोके। थाना गांव से 3 किलोमीटर दूर था। धूप तेज थी, पर उनका हौसला और तेज था। जब वह थाने पहुंची तो वहां दरवाजे पर बैठे सिपाही ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या काम है? नीला देवी ने हिचकते हुए कहा, मुझे दरोगा जी से मिलना है, शिकायत करनी है। सिपाही ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, किस बात की शिकायत? घर गृहस्थी का झगड़ा होगा, पंचायत में निपटा लो। नीला देवी का दिल बैठ गया, मगर उन्होंने हिम्मत जुटाई, नहीं, यह पंचायत का मामला नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। यह सुनकर सिपाही की भौहें उठीं। उसने तंज कसते हुए कहा, अकेली औरत हो ना, तो कौन करेगा जबरदस्ती? अच्छा, जाओ अंदर। उसके लहजे में जो अविश्वास और उपेक्षा थी, उसने नीला देवी को भीतर से हिला दिया। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वह अंदर दरोगा के कमरे में पहुंची। दरोगा कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने ऊपर देखा और धीमे स्वर में बोला, क्या बात है? नीला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से वह कागज आगे बढ़ाया जिसमें उन्होंने पूरी घटना लिख रखी थी। साहब, मेरे पड़ोसी रामबली ने मेरे घर में घुसकर। आवाज गले में अटक गई। दरोगा ने कागज लिया
सरसरी नजर डाली, फिर हंसते हुए बोला, अरे बहन, ये तो बड़ी गंभीर बात लिखी है, पर सोच समझकर शिकायत करना। अदालत कचहरी का चक्कर बहुत लंबा होता है। नीला देवी ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ आवाज में कहा, मैंने सोच समझकर ही लिखा है, अब चुप नहीं रह सकती। दरोगा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पहले मेडिकल जांच करानी होगी, गवाह चाहिए होंगे, बिना सबूत हम कैसे केस दर्ज करें। नीला देवी ने तुरंत कहा, दरवाजा टूटा पड़ा है, लाठी भी गिरी है। पड़ोसियों ने आवाजें सुनी थीं, पर वे गवाही देंगे या नहीं मुझे नहीं पता। दरोगा ने आंखें तरेरीं। देखो बहन, ऐसे मामलों में उल्टा तुम्हें ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे, सोच लो। ये शब्द सुनकर नीला देवी का दिल फिर कांपा। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गईं। मन में आया कि उठकर घर लौट जाएं, मगर उसी क्षण उन्हें पति का चेहरा याद आया, फिर बेटे की शक्ल सामने आई। अगर मैं हार मान लूंगी तो क्या इंसाफ कभी मिलेगा? क्या मैं बेटे का सिर ऊंचा रख पाऊंगी? उन्होंने गहरी सांस ली और दरोगा की आंखों में देखकर बोली, साहब, आप चाहे जो कहें, मुझे शिकायत दर्ज करनी है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दरोगा कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा, फिर उसने फाइल खोली और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम्हारी एफआईआर दर्ज कर रहा हूं, मगर याद रखना, इसमें समय लगेगा। कोर्ट कचहरी में सालों लग सकते हैं। नीला देवी ने राहत की सांस ली। यह उनकी लड़ाई का पहला कदम था। शाम तक उन्हें मेडिकल जांच के लिए कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने औपचारिकता पूरी की। रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई। थाने लौटने तक अंधेरा हो गया था। थाने के बाहर से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि रामबली 2 आदमियों के साथ खड़ा है। वह हंस रहा था, मानो कह रहा हो, देखते हैं तेरे पास कितना दम है। उसकी आंखों की हिकारत ने नीला देवी को और मजबूत कर दिया। उन्होंने मन ही मन ठाना, अब यह खेल उसका नहीं, मेरा होगा। कानून से भाग नहीं पाएगा। घर लौटते समय रास्ता लंबा था, पर उनके कदमों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे उनकी जद्दोजहद के गवाह हों। उस रात नीला देवी ने पहली बार महसूस किया कि चुप्पी से बड़ी कोई सजा नहीं होती, और आवाज उठाना ही असली जीत की शुरुआत है। थाने में एफआईआर दर्ज हुए कुछ हफ्ते हो चुके थे। इस बीच गांव की हवा बदल गई थी। अब गली मोहल्लों में लोग नीला देवी का नाम लेकर कानाफूसी करते, ताने कसते। देखो देखो, वही औरत है जिसने अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाया है। आजकल औरतें भी खूब चालाक हो गई हैं। आदमी का नाम खराब करके मुआवजा ऐंठना चाहती हैं। ऐसी बातें सुनकर नीला देवी का कलेजा जल उठता, मगर उन्होंने अब ठान लिया था कि पीछे नहीं हटेंगी। रामबली ने भी हार मानने के बजाय चालाकी दिखाना शुरू किया। उसने कुछ गवाहों को अपने पक्ष में कर लिया। शराब और पैसे के बल पर वह गांव के कुछ लोगों को अपने समर्थन में जुटा रहा था। भौजी तो खुद रात को बुलाती थीं, अब बदनाम हो रही हैं तो इल्जाम लगा रही हैं। यह झूठी कहानी वह हर जगह फैलाने लगा। थाना से केस अदालत पहुंचा। नीला देवी पहली बार कोर्ट भवन गईं तो उनकी आंखें चौंधियां गईं। बड़ी बड़ी दीवारें, वकीलों की भीड़, फाइलों के ढेर और एक अजीब सी अफरा तफरी। उनके पास कोई बड़ा वकील रखने की क्षमता नहीं थी। थाने से एक सरकारी वकील उनके लिए नियुक्त किया गया। वह एक साधारण सा आदमी था, मगर आंखों में ईमानदारी थी। उसने नीला देवी से कहा, डरो मत बहन, सच की लड़ाई लंबी होती है, पर जीत आखिरकार सच की ही होती है। पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत में नीला देवी गवाही देने खड़ी हुईं। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में दृढ़ता थी। माननीय न्यायालय, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। आरोपी ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा और मुझे धमकाया। यह सच है। रामबली के वकील ने हंसते हुए तंज कसा। माननीय न्यायाधीश, ये औरत अकेली रहती है। कौन गवाह है कि इसके साथ कुछ हुआ भी? दरवाजा पुराना था, खुद ही टूट गया होगा। और ये जो बातें कर रही हैं, ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने का नाटक है। उसकी बातों पर अदालत में बैठे लोग खुसफुसाने लगे। नीला देवी का दिल धड़कने लगा, मगर उन्होंने खुद को संभाला। नाटक नहीं है साहब, मेरे पास सबूत है। टूटा हुआ दरवाजा, गिरा हुआ डंडा और मेडिकल रिपोर्ट। सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश की। उसमें लिखा था कि बलात्कार के निशान स्पष्ट हैं। रामबली के चेहरे पर पल भर को पसीना छलका, मगर उसने तुरंत अपने वकील की ओर देखा। वकील बोला, रिपोर्ट तो है, पर इसमें आरोपी का नाम कहां है?
कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, सिर्फ इस औरत का बयान है। और अकेली औरत का बयान भरोसेमंद कैसे हो सकता है? यह सुनकर नीला देवी के कानों में शोर गूंजने लगा। उन्हें लगा जैसे पूरी अदालत उनके खिलाफ है। मगर तभी उनके वकील ने कहा, माननीय न्यायाधीश, यह वही सोच है जिसके कारण अपराधी बच निकलते हैं। अगर औरत अकेली है तो क्या उसकी इज्जत का कोई मूल्य नहीं? क्या उसकी आवाज अदालत में सबूत नहीं मानी जाएगी? अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। यह तो बस शुरुआत थी। गांव लौटते समय नीला देवी ने देखा कि लोग उन्हें घूर रहे थे। कोई मुंह फेर लेता, कोई हंसता। पड़ोस की औरतें फुसफुसाकर कहती, क्यों झगड़े में पड़ रही हैं? चुपचाप बैठ जाती तो इज्जत बची रहती। ये बातें सुनकर उनका दिल टूटने लगता। मगर फिर बेटे का चेहरा याद आता। उन्होंने खुद से कहा, मैं यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए लड़ रही हूं जो चुप्पी में घुटती रहती है। रामबली अब भी धौंस दिखाता। एक दिन गली में खड़ा होकर बोला, अरे भौजी, कोर्ट कचहरी में सालों लगेंगे। नीला देवी ने उसकी ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। रामबली, चाहे साल लग जाएं, पर तुझे तेरे पाप की सजा मिलेगी, यह मेरा वादा है। रामबली ठहाका मारकर चला गया। मगर भीतर ही भीतर उसे भी डर लगने लगा था। इस बीच सरकारी वकील ने नीला देवी को हिम्मत दी। तुम्हें मजबूत रहना होगा। अदालत सबूत और गवाही पर चलती है, हमें और सबूत चाहिए। नीला देवी ने सोचा, अब वक्त है कि उन पड़ोसियों से बात की जाए जिन्होंने रात को शोर सुना था। अगली सुनवाई से पहले उन्होंने कुछ भरोसेमंद औरतों को मनाया। वे मान गईं कि उन्होंने शोर सुना था और रामबली को देर रात गली में देखा था। यह नीला देवी की लड़ाई का एक नया मोड़ था। अगली तारीख पर अदालत में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। नीला देवी सुबह सुबह ही अपने वकील के साथ पहुंची। उन्होंने साफ सुथरी साड़ी पहनी थी, चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में दृढ़ता। अदालत के बाहर गांव के कई लोग जमा थे। कोई तमाशा देखने आया था, कोई सच जानने। मगर ज्यादातर लोग रामबली के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि वह पैसे और धमकी से उन्हें अपने पाले में कर चुका था। सरकारी वकील ने गवाहों को बुलाया। सबसे पहले आई गांव की औरत लक्ष्मी। वह सहमी हुई सी थी, मगर नीला देवी की ओर देखकर उसे हिम्मत मिली। वकील ने सवाल किया, क्या आपने उस रात कुछ देखा या सुना था? लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा, जी, मैंने शोर सुना था। दरवाजा टूटने की आवाज आई थी और नीला दीदी की चीखें भी। रामबली का वकील तुरंत खड़ा हो गया। माननीय न्यायालय, यह गवाह झूठ बोल रही है। रात में अंधेरा था, इसे कैसे पता कि आवाज किसके घर से आई? लक्ष्मी डर गई, मगर उसने फिर कहा, मुझे यकीन है कि आवाज नीला दीदी के घर से ही आई थी। उसके बाद मैंने गली में रामबली को जाते देखा। अदालत में हलचल मच गई। दूसरी गवाह राधा थी। उसने भी कहा कि उसने रामबली को देर रात गली में घूमते देखा था। इतनी रात को आदमी क्या करने निकला था, और वो भी औरत के घर के आसपास? रामबली के वकील ने फिर से अड़ंगे डाले। ये गवाह सब मिलीभगत कर रहे हैं। ये औरतें नीला देवी की सहेलियां हैं, इसलिए झूठ बोल रही हैं। वकील और न्यायाधीश के बीच लंबी बहस चली, मगर सच यह था कि धीरे धीरे रामबली की चालाकी खुल रही थी। अब बारी थी नीला देवी की फिर से गवाही देने की। वह खड़ी हुई और न्यायाधीश से बोली, माननीय अदालत, मैं जानती हूं कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन यह सच है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो इतनी जिल्लत उठाकर यहां क्यों खड़ी होती? उनकी आंखों से आंसू छलक आए, मगर उन्होंने तुरंत पोंछ डाले। मैं डर के कारण पहले चुप रही, पर अब नहीं। अब मैं अपनी चुप्पी तोड़ चुकी हूं। रामबली हंसकर बोला, अरे, ये औरत तो नाटक कर रही है। रोना धोना इसका पुराना हथियार है। न्यायाधीश ने उसे सख्त स्वर में टोका, चुप रहो आरोपी, तुम्हें अपनी बारी पर बोलने का अधिकार है, अदालत में हंसी मजाक का नहीं। रामबली का चेहरा लाल पड़ गया। वह बड़बड़ाता रह गया। सुनवाई लंबी खिंच गई। सरकारी वकील ने मेडिकल रिपोर्ट, टूटा दरवाजा और गवाहों की गवाही अदालत में रखी। अब तक का रुख देखकर लग रहा था कि मामला मजबूत हो रहा है, मगर रामबली भी कम नहीं था। उसने गांव के कुछ लोगों को झूठा बयान देने के लिए खड़ा कर दिया।
एक ने कहा, मैंने तो नीला को कई बार रामबली के घर जाते देखा है। दोनों में मेल जोल था। दूसरे ने कहा, ये औरत रात को अकेले मर्दों से बात करती है, खुद ही बदनाम है। यह सुनकर नीला देवी का खून खौल उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच के सामने टिक नहीं पाएगा। वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन में उन झूठे गवाहों की पोल खोल दी। पूछा, अगर मेल जोल था तो सबूत कहां है? किस दिन, किस समय देखा आपने? गवाह हड़बड़ा गए और इधर उधर की बातें करने लगे। न्यायाधीश ने कड़ी नजर से कहा, यह अदालत है, यहां झूठ नहीं चलेगा। सुनवाई के बाद अगली तारीख दी गई। गांव लौटते समय रामबली ने नीला देवी को फिर धमकाया, देख लेना, चाहे अदालत में कुछ भी हो, तू चैन से जी नहीं पाएगी। नीला देवी सीधी आंखों में देखती रहीं। अब मुझे डर नहीं लगता। तूने मुझे तोड़ा, लेकिन अब मैं और मजबूत बन गई हूं। अदालत ही नहीं, पूरा गांव देखेगा कि अपराधी कौन है। रामबली पहली बार थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसे समझ आने लगा था कि खेल हाथ से निकल रहा है। रात को नीला देवी अपने बेटे की तस्वीर देखते हुए सोचने लगी, बेटा, तू आज होता तो मेरी हिम्मत देखकर गर्व करता। मैंने तेरी मां होने का हक अदा किया है। उनकी आंखों से आंसू गिरे, मगर इस बार वह कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि जीत के विश्वास के। अदालत की तारीखें अब पूरे गांव की चर्चा का विषय बन गई थीं। हर सुनवाई पर भीड़ जमा होती, कोई तमाशा देखने, कोई सच सुनने और कई लोग सिर्फ अफवाहें फैलाने के लिए। रामबली ने अब तक हर चाल चली थी, पैसे, धमकी और झूठे गवाह, सबका सहारा लिया। पर नीला देवी की हिम्मत ने खेल पलट दिया। गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट ने अदालत के सामने सच्चाई की परतें खोल दी थीं। इस बार सुनवाई का माहौल अलग था। न्यायाधीश ने सख्त स्वर में कहा, आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। अदालत को अब अंतिम सबूतों और तर्कों की जरूरत है। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। सरकारी वकील खड़े हुए। माननीय न्यायालय, यह सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जिसमें औरत की आवाज को दबा दिया जाता है। नीला देवी ने साहस दिखाकर सच कहा। मेडिकल रिपोर्ट, टूटा दरवाजा और पड़ोसियों की गवाही, ये सब साफ साबित करते हैं कि आरोपी ने अपराध किया है। रामबली का वकील भी खड़ा हुआ। माननीय न्यायाधीश, ये सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, और हम सब जानते हैं कि गांव में दुश्मनी और झगड़े आम हैं। यह मामला भी वैसा ही है। मेरी मुवक्किल निर्दोष है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें न्यायाधीश पर थीं। तभी सरकारी वकील ने एक और कागज पेश किया। माननीय न्यायालय, यह मोबाइल कॉल रिकॉर्ड है। जिस रात घटना हुई उस रात नीला देवी ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी। कॉल अधूरी रह गई, मगर रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि समय वही था जब घटना हुई। रामबली का चेहरा उतर गया। अब उसकी झूठी दलीलें कमजोर पड़ने लगीं। न्यायाधीश ने आरोपी की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास इस कॉल रिकॉर्ड का कोई जवाब है? रामबली बड़बड़ाने लगा। मैं उस रात बाहर गांव में था। न्यायाधीश ने कड़ाई से कहा, तो फिर तुम्हें गली में घूमते कई लोगों ने क्यों देखा? रामबली चुप हो गया। उसके वकील ने भी आंखें झुका लीं। नीला देवी की ओर सबकी नजरें गईं। वह शांत खड़ी थीं, मगर भीतर उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि सच की जीत अब दूर नहीं। गांव के लोग जो अब तक उन पर शक कर रहे थे, धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे। अदालत से बाहर निकलते समय कुछ औरतें उनके पास आईं। दीदी, आपने जो हिम्मत दिखाई है वो हम में से कोई नहीं कर पाई। आप सच में बहादुर हो। नीला देवी की आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि समाज का रवैया बदल रहा है। मगर रामबली अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अदालत से निकलते ही उसने धमकी दी, देख लेना नीला, चाहे यहां हार जाऊं, गांव में तेरा जीना हराम कर दूंगा। नीला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी धमकियां अब मुझे तोड़ नहीं सकती। अब पूरा गांव जानता है कि तू गुनहगार है। यह सुनकर रामबली के चेहरे पर गुस्से और डर का मिलाजुला भाव उभरा। अगली तारीख पर अंतिम बहस होनी थी। पूरा गांव जानता था कि यही दिन सच और झूठ की आखिरी टक्कर का दिन होगा। उस रात नीला देवी घर लौटकर बेटे की तस्वीर के सामने बैठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब तेरी मां जीत के बहुत करीब है।
मैंने तेरा नाम रोशन करने की कसम पूरी कर दी है। उनकी आंखों से आंसू गिरे, मगर इस बार वह आंसू उम्मीद और राहत के थे। सुबह का समय था। अदालत परिसर में असामान्य भीड़ थी। हर कोई जानना चाहता था कि नीला देवी और रामबली के बीच चले इस लंबे केस का क्या अंजाम होगा। लोग फुसफुसा रहे थे, आज तो फैसला होना है। देखें, सच जीतता है या चालाकी। नीला देवी कोर्ट रूम में दाखिल हुईं। उनकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। सरकारी वकील ने उन्हें भरोसा दिलाया, आज सब साफ हो जाएगा, घबराइए मत। रामबली भी अपने वकील और कुछ समर्थकों के साथ आया। उसके चेहरे पर नकली आत्मविश्वास था, जैसे अभी भी उसे भरोसा हो कि वह निकल जाएगा। न्यायाधीश आए। अदालत का माहौल गंभीर हो गया। सरकारी वकील खड़े हुए। माननीय न्यायालय, इस केस में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, मेडिकल रिपोर्ट जो साफ साबित करती है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ। दूसरी, पड़ोसियों की गवाही जिन्होंने आरोपी को घटना की रात पीड़िता के घर के पास देखा। तीसरी और सबसे अहम, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जिसने यह दिखा दिया कि घटना के समय पीड़िता ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी। इन सबूतों को नकारना असंभव है। उन्होंने थोड़ा रुककर नीला देवी की ओर देखा। माननीय न्यायाधीश, यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उस हर औरत की आवाज है जिसे समाज चुप कराने की कोशिश करता है। आरोपी दोषी है और उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब बारी थी रामबली के वकील की। माननीय न्यायालय, मैं मानता हूं कि सबूत रखे गए हैं, पर वे अधूरे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी का नाम नहीं लिखा, गवाह पक्षपाती हैं, और कॉल रिकॉर्ड से सिर्फ यह साबित होता है कि कॉल की कोशिश हुई। इससे यह कैसे साबित होता है कि मेरे मुवक्किल ने अपराध किया? उसने जोर देकर कहा। मेरा मुवक्किल निर्दोष है, उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। रामबली भी खड़ा हो गया। माननीय न्यायालय, मैं बेगुनाह हूं। यह औरत मुझे बदनाम करने पर तुली है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरा क्या बिगाड़ लूंगी? उसकी आवाज कांप रही थी। अब उसमें वह पहले वाली अकड़ नहीं थी। न्यायाधीश ने सबकी बातें सुनी, फिर लंबी चुप्पी छा गई। सबकी सांसें थमी हुई थीं। अदालत ने सबूतों और गवाहियों को ध्यान से देखा है। न्यायाधीश ने कहा, यह सच है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रत्यक्ष तौर पर आरोपी का नाम नहीं बताती, पर गवाहियों और कॉल रिकॉर्ड ने घटना की कड़ियों को जोड़ दिया है। आरोपी के पास अपने बचाव में ठोस सबूत नहीं है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपी रामबली ने नीला देवी के साथ बलात्कार किया। यह सुनते ही अदालत में खामोशी छा गई। न्यायाधीश ने आगे कहा, अपराध गंभीर है। यह न केवल एक महिला की इज्जत पर हमला है, बल्कि समाज की आत्मा पर चोट है। आरोपी रामबली को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया, जो नीला देवी को मुआवजे के रूप में दिया जाना था। नीला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और न्याय के थे। उन्होंने मन ही मन बेटे की तस्वीर को याद किया। देख बेटा, तेरी मां जीत गई। अदालत के बाहर भीड़ गूंज उठी। फैसला सही हुआ। अब औरतों को इंसाफ मिलेगा। कुछ लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे, मगर सच का असर ऐसा था कि ज्यादातर लोग नीला देवी के पक्ष में खड़े हो गए। रामबली को पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़कर बाहर निकाला। वह चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूं। मगर अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों पर वह भरोसा करता था, वे भी उससे दूरी बनाने लगे। कोर्ट से बाहर निकलते समय कुछ पत्रकार आए और उनसे सवाल किया, नीला देवी जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? उन्होंने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं संतुष्ट हूं कि मुझे न्याय मिला। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, हर उस औरत की जीत है जो चुप्पी में पीड़ा सहती है। मैं चाहती हूं कि कोई और औरत डर के कारण खामोश न रहे। उनकी बातें सुनकर कई औरतों की आंखों में चमक आ गई। गांव लौटते समय रास्ते में औरतें उनके पास आकर बोलीं, दीदी, आपने हिम्मत दिखाई, अब हमें भी डर नहीं लगेगा। नीला देवी ने महसूस किया कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं रही, बल्कि हिम्मत की मिसाल बन गई थीं। अदालत के फैसले को हफ्ते बीत चुके थे। गांव की हवा अब बदल चुकी थी।
जिस गली में कभी नीला देवी को तानों और शक्र की नजरों का सामना करना पड़ता था, वही गली अब उन्हें सम्मान की नजरों से देखती थी। सुबह जब वह कुएं पर पानी भरने जातीं, तो औरतें उनके पास आकर धीरे से कहतीं, दीदी, आपने जो किया वो हम में से कोई नहीं कर पाता। आपने साबित कर दिया कि औरत चुप रहकर नहीं, बोलकर ही अपनी इज्जत बचाती है। इन शब्दों से नीला देवी का मन भर आता। कभी उन्हें लगता था कि उनकी लड़ाई अकेली है, पर अब महसूस होता था कि उनका संघर्ष पूरे गांव की औरतों के लिए एक दीपक बन गया है। रामबली जेल में था। उसकी हवस, उसकी ताकत और उसका अहंकार सब चकनाचूर हो चुका था। पहले वह सोचता था कि पैसे और डर दिखाकर सबको झुका लेगा, मगर अब गांव ही उससे किनारा करने लगा था। जो लोग पहले उसके साथ बैठकर शराब पीते थे, वे भी कहते, रामबली ने जो किया ठीक नहीं किया, जेल ही इसका हक है। गांव में उसकी चर्चा अब गाली बन चुकी थी। बच्चे तक कहते, मत बनो रामबली जैसा। यह वही गांव था जहां पहले नीला देवी को अपमानित किया जाता था। अब वही गांव रामबली को अपराधी की तरह देखता था। फैसले के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें वीरांगना महिला के रूप में सम्मानित किया। ब्लॉक मुख्यालय में समारोह हुआ, जहां उन्हें शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया गया। मंच पर खड़े होकर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनकी आवाज में वही ताकत थी जो अदालत में गवाही देते समय थी। बहनों, बेटियों, मैंने यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी। मैं चाहती हूं कि हमारी आवाज दबाई न जाए। डर हमें कमजोर बनाता है, मगर सच हमें मजबूत करता है। अगर कभी कोई औरत अन्याय का सामना करे, तो याद रखे कि अकेली औरत भी पूरे समाज को हिला सकती है। उनके शब्दों पर तालियां गूंज उठीं। गांव की औरतें अब पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगी थीं। जो चुप रहकर मारपीट सहती थीं, अब पंचायत में अपनी बात रखने लगीं। लड़कियां स्कूल जाते समय सिर ऊंचा करके चलतीं। पंचायत में पहली बार औरतों ने अपनी अलग मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि गांव में महिला सुरक्षा समिति बनेगी, जहां हर औरत अपनी समस्या बेहिचक रख सकेगी। नीला देवी को उसका प्रमुख चुना गया। नीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली थी तो कमजोर थी, मगर हम सब मिलकर मजबूत हैं। फैसले के बाद की रातें नीला देवी के लिए शांति लेकर आईं। अब दरवाजे पर खटखटाहट नहीं होती थी, न ही गली में फुसफुसाहट। उनका टूटा हुआ दरवाजा उन्होंने बदलवा लिया था। नया दरवाजा उनके लिए सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक था। कभी कभी वह बेटे की तस्वीर के सामने बैठतीं और मन ही मन उससे बातें करतीं। बेटा, अब तेरी मां डरती नहीं है। मैंने अपना वादा निभाया। अब मैं सिर्फ तेरी मां नहीं, बल्कि गांव की बेटियों की ढाल हूं। उनकी आंखों में चमक आ जाती। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी उनकी कहानी फैल गई। लोग कहते, नीला देवी ने जो किया वही असली बहादुरी है। महिला संगठनों ने उन्हें मंचों पर बुलाना शुरू किया। कभी जो औरत गली से बाहर नहीं निकलती थी, अब बड़े सभागारों में जाकर सैकड़ों औरतों को हिम्मत बांटती थी। हर बार बोलते हुए उनके शब्दों में वही आग होती। अन्याय करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच की ताकत हमेशा भारी पड़ती है। रामबली की सजा ने सिर्फ एक अपराधी को जेल नहीं भेजा, बल्कि समाज को एक नया सबक दिया। अब गांव में कोई मर्द किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचता। नीला देवी की जिंदगी अब भी साधारण थी, खेत, घर और पूजा, मगर उनके भीतर असाधारण आत्मबल जाग चुका था। अब वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं, बल्कि एक मिसाल थी। रात को आसमान की ओर देखकर उन्होंने मन ही मन कहा, अब मेरा डर मर चुका है। अब मैं सिर्फ जीना चाहती हूं, और हर औरत को यह सिखाना चाहती हूं कि वह भी डर को मार दे। हवा धीरे धीरे उनके आंगन में बह रही थी, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, नई सुबह आ चुकी है।